वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो जो चार्जेज जो रेस्ट पे होते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे, एट रेस्ट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि चाहे वो मोशन में हो कोई चार्ज या फिर रेस्ट पे हो, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग उसको क्या कंसीडर करके पूरे के पूरे चैप्टर को लेंगे, उसको हम लोग लेंगे कि वो रेस्ट पे ही है। तो उसके रेस्ट पे होने के बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल्ड में जो स्टडी करेंगे वो देखते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने कंटिन्यूएशन में पढ़ाई किया हुआ था वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हमने देख लिया था कि एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, उसको आप सोर्स चार्ज मान सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने क्या किया, एक सोर्स चार्ज ले लिया, कोई भी चार्ज जो है उसको अगर आपने कैपिटल क्यू, जैसे मैंने लास्ट में लिया था, एक मैंने कैपिटल क्यू ले लिया था, अगर इसको मैं सोर्स चार्ज बोल देता हूँ, सोर्स चार्ज का मतलब जो क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया था। सोर्स चार्ज क्या हो गया, जो क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, या फिर वहां पे वो ऑलरेडी क्या हो जिस तरीके से मैंने बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा। तो ये रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये हमने देख लिया था। रेडियली क्या हो गया, ये आउटवर्ड हो गया। इस तरीके से हमने दिखा दिया था। अगर वही नेगेटिव चार्ज है, माइनस, वो जो सिंक का काम कर रहा था, नेगेटिव चार्ज जो था, उसमें क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे थे वो रेडियली, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड था। उनका डायरेक्शन क्या था, वो इनवर्ड ही था। कुछ इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को लेके देखेंगे कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट किया गया बेटा, वो डिनोट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। कभी कभी इसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके जब इफेक्ट को हमको देखना है कि इस चार्ज के इफेक्ट का इस चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या करता है, इस पे एक फोर्स लगाता है। इसलिए इसको कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्या क्या खास बात होती है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की क्या क्या खास बात होती है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं उनकी क्या खास बात होती है, देखते हैं। सबसे पहले दोनों चार्जेस का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा properties of electric lines of forces या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके पढ़ लेने से हमें ये फायदा मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। और हमें अगर किसी भी चार्ज के चारों ओर एक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है उसके इफेक्ट को देखने के लिए, चाहे वो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा हो, आइदर वो फोर्स को क्या कर रहा हो, एक्सपीरियंस कर रहा हो, दोनों को देखने के लिए प्लस ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ज्योमेट्री से चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, एक ही बार में समझ में आ जाती हैं।
तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने आपके पॉजिटिव चार्ज के लिए जो है यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने क्या किया था, ड्रॉ कर दिया था। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी रेडियली आउटवर्ड थी। ध्यान से देखिएगा, जितनी लंबी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एरो की लेंथ होगी वो उसके क्या बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा। फॉर इंस्टेंस अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी बड़ी है और किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इतनी छोटी है और किसी तीसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी लेंथ इस तरीके से है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये करीब जो है, ये अगर इसको मैं 2 टाइम्स मान लूँ, इसको 2x मान लूँ, तो ये लगभग 1.5x के आसपास हो गया और ये तो इसका आधा ही हो गया, यानी कि 1x के आसपास हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनीशन है, यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोले थे, और उसका फॉर्मूला हमने बनाया था E=F/Q। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यूनिट निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्जेज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। तो जो इसकी बेसिकली यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम, या कभी कभी इसको NC-1 भी लिख देते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग जो है, सपोज करिए ये जो मैं 2x बोल रहा था, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर 2 न्यूटन पर कूलाम फोर्स लग रहा था तो ये कितना हो गया, 1.5 न्यूटन पर कूलाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर साथ में हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 1 न्यूटन पर कूलाम हो गया। इससे आप देख सकते हैं कि लगातार मैग्नीट्यूड क्या है, वो नंबर है, जो यहाँ आप आगे नंबर देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो एरो की लेंथ क्या बताएगी, उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, और एरो में जो डायरेक्शन होगा, जो उसका टिप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। कल हमने आप लोगों को डायरेक्शन निकालने का तरीका यहीं से बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो चार्ज पे फोर्स लगता है। ऐसा क्यों हमने कहा था, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमको पता होती है हमेशा। अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अलोंग द लाइन रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन रिपेल करेंगे, जो दोनों चार्जेस को क्या करेगा, एक लाइन में मिला रहा होगा, यानी कि इसी लाइन के थ्रू। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन तो हमको हमेशा पता ही रहता है, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है तो इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया Q/E। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को ही वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमारा चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना होगा तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, Fe जिसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा Q/E के ऊपर क्या लग गया, एक वेक्टर लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो इसके जो मैंने डायरेक्शन की बात आपसे की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है, कल मैंने आपको बता दिया था कि जो पॉजिटिव अगर चार्ज है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे प्रोटॉन के लिए मैं देखूं, सिंपली फॉर प्रोटॉन अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, जो प्रोटॉन के लिए Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +E हो जाएगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अब जो भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो लग रहा होगा इस चार्ज पे, ये क्या लग रहा होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर हमारे पास पहले से कोई चार्ज पड़ा हुआ, Q चार्ज पड़ा हुआ, ये क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर पॉजिटिव, चूंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन अभी क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन ले लूं, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करूं, फॉर इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये हो गया। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, वो अपोजिट हो गया। और इसको कैसे दिखाएंगे, बस इसी में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस ई हम पुट कर देंगे। तो ये हमने जो है देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देख लिया। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा, अगर यही आपका निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो ये किसका काम करता था, सिंक का काम करता था। ये हो गया हमारा निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 3D curve around a charge। ये क्या है, ये 3D कर्व्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये कोई जरूरी नहीं जैसे आप हमेशा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हो। कर्व का मतलब ये है कि ये क्या हो सकते हैं, जिगजैग हो सकते हैं, जिगजैग हो सकते हैं। और जैसे अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा। दूसरी चीज इसमें क्या लिखा हुआ है, ये किसी चार्ज के चारों तरफ ये 3D कर्व है। 3D कर्व कैसे हो गया, आप सिंपल सा देखिए। अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं तो आपने एक टॉर्च की लाइट को जलाया, वो मोर आर लेस क्या हो गया, वन डायमेंशन। उसका जो लाइट गया, जो एनर्जी उसकी बाहर गई, लाइट एनर्जी, वो मोर आर लेस क्या हो गया, वन डायमेंशन में हो गया। वहीं पे अगर मैं एक एलसीडी स्क्रीन की बात करूं, जो एलसीडी स्क्रीन हमारे पास होती है, लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन जो हमारे पास होते हैं आजकल, जो टेलीविजन है, अगर मैं इसी की बात करूं सिंपली, तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशन में हो गया। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये टू डायमेंशन में हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपली एक बल्ब की बात कर लूं, कमरे में लगे बल्ब की बात कर लूं, तो जो बल्ब होता है वो केवल आगे की तरफ ही नहीं रोशनी को फेंकता है, वो क्या करता है, पूरे के पूरे आगे भी फेंकता है, पीछे भी फेंकता है। आप बीच में बल्ब लगा दीजिए, आगे भी और पीछे भी, ऐसे लटका दीजिए आप, तो क्या करता है वो 3D, देखिए उसका जो लाइट का शेड है, जो लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा, वो 3 डायमेंशन में, पूरे के पूरे 3 डायमेंशन में कर रहा है। और उसके लिए अगर लाइट फील्ड आप बनाना चाहेंगे तो वो एक कर्व फील्ड बनेगा। तो वही उसी तरीके से जो चार्जेस हैं, यहाँ पे आपको बार बार दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास लिमिटेशन है, इसको टू डायमेंशन में ही दिखा सकते हैं। ये बार बार मैं आपको टू डायमेंशन के ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो है बेसिकली ये 3D कर्व है। अगर मैं एक नॉर्मल से इस पेन को एक लाइन चार्ज में मैं मान लूँ, इसको, इस पेन को मैंने क्या मान लिया, एक लाइन वायर मान लिया, लीनियर वायर मान लिया, और इस पर अगर चार्ज है, इस पर अगर मैंने पॉजिटिव 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 चार्ज किसी तरीके से डाल रखा है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इधर डायरेक्शन में भी होगा, 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 इधर, यानी कि वो पूरा का पूरा क्या करेगा, वो 3D कर्व है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो बहुत खास प्रॉपर्टी है, इसको मैं दिखाई देता हूं, इसको बना के। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और निगेटिव चार्ज लिया है। अगर हम क्या करें, दोनों चार्जेस को किसी तरीके से एक दूसरे के पास लेके चले आए, तो इनके बीच का जो कर्व बनता है, कैसे दिखाएंगे, इनके अट्रैक्शन को कैसे दिखाया जाएगा दोनों चार्जेस के बीच में। इसमें ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ फेंकता है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अपनी तरफ सिंक करता है। इस तरीके से हो गया। तो इसकी जो संरचना बनती है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन बनती है, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। कुछ इस तरीके से जो है ये पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्जेस पे क्या करते हैं, एंड करते हैं।
ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। अब देखिए मैंने जो आपको बोला था यहाँ पे आप अगर जो है पॉइंट, अगर जो मैं जो है दो चार्जेस को मैंने ले लिया, दोनों अपोजिट चार्ज हैं या इनको डाइपोल भी बोल सकते हो, उनके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहाँ पे तो कर्व आ गया। तो इसलिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द 3D कर्व अराउंड ए चार्ज। एक चार्ज के चारों ओर क्या है, वो एक कर्व है। ये देखिए ये सारे क्या हो गए, कर्व हो गए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन को कैसे बताया जाए। चलिए हमने किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया, अगर वो पॉजिटिव हैं तो बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, निगेटिव हैं तो, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए थी, इसमें बहुत समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है और ये इसको सिंक कर रहा है। एक बात ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, ये क्लोज्ड लूप नहीं बना रहे हैं। अगेन आप ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं दे विल नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, they do not form a closed loop. They start from the positive charge and at the negative charge. They do not produce a complete loop. दूसरा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन को बताना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पे, तो आप क्या करते हैं, अगर वो जो है सिंपली स्ट्रेट लाइन है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपने बता ही दिया जिस डायरेक्शन में, इधर इधर है तो इधर बता दिया, इधर है तो इधर बता दिया। लेकिन अगर वही आपके पास कोई कर्व पाथ हो जाए, इस तरीके से अगर कर्व है, जैसे यहाँ पे देखिए कर्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बताएंगे, तो उसका जो पुराना मेथड हम लोगों का, कोई भी कर्व पाथ हो जो उसके हमें डायरेक्शन को बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे हमको बताना हो। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको बताना है, ये यहाँ पे कर्व पाथ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमको बताना तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट को हम ड्रॉ कर देंगे। देखिए अलग अलग होने वाले हैं इसके डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, हमने क्या किया, ये जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। वैसे ही अगर यहाँ पे बताना है, सपोज कीजिए इस पॉइंट ए पे बताना है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। पॉइंट बी पे बताना है तो ये हो गया हमारा, कहीं भी ले लीजिए। अगर यहाँ पे बताना है, सी पॉइंट पे बताना है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया। वैसे एरो भी बता रहा है, लेकिन ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो ये डायरेक्टली क्लियर है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अगर 3D स्ट्रक्चर है तो ये मोर और लेस जो है ये कर्व फील्ड ही होने वाला है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर्व पाथ इज गिवन बाय अ टेंजेंट। इसको किससे दिया जाता है, एक टेंजेंट से डिनोट किया जाता है। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारे पास फायदा क्या हो गया, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी हो गई कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। No two field lines, no two electric field lines intersect each other. किसी को वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए डाइपोल के लिए ड्रॉ किया है। सिंपल इसको डाइपोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें दो पोल हैं, वरना एक दोनों को आसपास रखा गया, दो चार्जेस को उनके लिए ड्रॉ किया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला गया
कि सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ, आप ध्यान से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यहाँ तो देखिए सर इन्होंने 2 लाइन कट किया है, तो यहाँ तो क्या हो गया है, बाई मिस्टेक जो है ये हो गया है। वैसे इसको जो है ये हो गया, इस तरीके से इसको ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ये यूं आया है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। अब सपोज कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं 2 लाइंस को कहीं से मैं इंटरसेक्ट करा दे रहा हूँ। सपोज करो ये एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये आया, ये सपोज कीजिए इसको इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अगर मैंने कहा था टेंजेंट जो है क्या करता है, किसी भी कर्व पाथ पे डायरेक्शन को बताता है। इस पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी तो आप कौन सा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप ये वाला टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या इस वाले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको 2 डायरेक्शन मिल गई। 2 डायरेक्शन मिलने का मतलब ही हो गया है कि ये यूनिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं रह गई किसी भी। अब फोर्स की 2 डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आप जो है दरवाजे पे बाहर की तरफ पुश फोर्स लगा रहे हैं, पुश फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसे उसका डायरेक्शन 2 हो जाएगा, आउटवर्ड ही तो होगा, पुश फोर्स ही तो होगा, नहीं तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पॉइंट पे अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पूछ लिया, तो यहाँ पे एक टेंजेंट इधर जा रहा है, एक टेंजेंट इधर जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए जो है कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लास्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि ये क्या करती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। एंड एट क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। This means electric field lines do not form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप को। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो है जो कुछ प्रॉपर्टी बेसिक थी वो हमने देख लिया था, और कुछ इसके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के द्वारा डिनोट किया जाता है, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब हमने देखा है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। कल हमने जो है जो 2 प्रॉपर्टीज देखी हुई थी। पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो तो हमने देख लिया था। जो हमारे पास, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, जैसे इसका नाम ही सुपर इम्पोज, इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई 2 चीजें क्या हुई होंगी, सुपर इम्पोज हुई होंगी, इसलिए इसका नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये दोनों के लिए है, एक तो हमारे पास जो है फोर्सेस के लिए भी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस के लिए भी है, और किसके लिए भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्सेस को हम किससे डिनोट करते थे, एफ से डिनोट करते थे, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी एक खास बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए, क्योंकि दोनों हमने देख लिया था कि जो फोर्स होता है वो भी क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे ही आपके दिमाग में वेक्टर क्वांटिटी आ गया होगा, तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी नॉर्मल मैथ से ऐड नहीं किया जा सकता है, यानी कि कभी भी इनको जो है अलजेब्रिक सम इनका नहीं किया जा सकता जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं। जैसे 2 रुपए प्लस 4 रुपए हो गए 6 रुपए, तो इस तरीके से 2 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन कभी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जब तक वो कंडीशन ना बताए हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। 6 न्यूटन हो गए, अगर 4 न्यूटन अपोजिट लग रहा है 2 न्यूटन के, तो क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा, उसका रिजल्टेंट घट जाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए हमने देखा था जो फोर्स, सबसे पहले हम फोर्सेस के लिए देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
फॉर द फोर्सेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, दोनों के लिए जनरल एक्सप्रेशन आता है, बस उसी को बस एक बार में हमको समझ लेना है। ज्योमेट्रिकल भी समझेंगे और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। सिंपल सा देखिएगा, पहला फॉर द फोर्सेस, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, सपोज कीजिए हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, ये हमारे पास स्पेस में कोई पॉइंट पी है और हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q1 हो गया। अब अल्टीमेटली जो है हमारे पास जैसे दो फोर्सेस थे, एक तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव था। तो अब आप ध्यान से बताइएगा, जो हमारे पास दो चार्जेस थे, यहाँ पे सपोज मैंने इसको Q1 ले लिया और इसको Q2 ले लिया, ठीक, तब तो बहुत इजीली आपने बता दिया था कि ये क्या करेगा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इधर क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन दो चार्जेस मिलते कहाँ हैं, जनरली दो चार्जेस प्रैक्टिकली तो है नहीं। ये हमने तो डिस्क्रीट सिस्टम अपने कैलकुलेशन के लिए आसान ले लिया। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ एक चार्ज ले आया, अब आप बताइए अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे मैं लेके चलाया तो क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्या इस पे ये फोर्स नहीं लगाएगा, इस चार्ज पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इसकी देखेंगे तो ये क्या करेगा, इस पे लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे लगाएगा, और ये क्या करेगा, ये भी तो इस पे लगाएगा, ये बाहर की तरफ लगा वही रहे, लगा कैसे रहे हैं, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ही लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। अब सभी पे दो दो फोर्स लगने लगे। अब बताइए, अब मैं इस चार्ज पे नेट फोर्स पूछूं तो आप कैसे बताएंगे नेट फोर्स? तो चलिए आपने क्या करेंगे, यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम लगा दिया आपने, ये जो इसका रिजल्टेंट हो गया, इससे बता दिया। लेकिन ये तो मैंने केवल दो चार्जेस लिए हुए हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक और चार्ज लेता हूँ यहाँ पे, मैं एक और चार्ज लेता हूँ यहाँ पे। अब बताइए, अब इस पे जो नेट फोर्स काम करेगा, कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं। तो इसी को बताने के लिए हमारे पास जो है एक प्रिंसिपल दिया गया जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, और हम लोग ब्लेस्ड हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। वरना कैसे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं, वो किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण इफेक्ट नहीं करते हैं। वो तीसरा फोर्स क्या करता है, उस पर इंटरफेयर नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पे सपोज कीजिए हमने क्या किया है, यूनिट चार्ज लेके आया हूँ, तो अगर इस पे आपको करना है, इस पे अगर मैंने मान लो सपोज कीजिए यूनिट चार्ज 1 कूलाम का चार्ज लेके आ गया, इस पॉइंट पी पे लेके आ गया, तो हमको क्या देखना है, इस पे नेट फोर्स को देखना है। तो Q1 के द्वारा जो ये फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ, कैसे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। Q2 के द्वारा कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब देखिए Q1 के द्वारा जो 1 कूलाम चार्ज पे फोर्स लग रहा था वो Q2 के कारण इफेक्टिव नहीं हुआ। तो इसको सिंपली क्या, Q3 के कारण जो है, अगर Q3 के कारण मैं बात करूं, इस पे 1 कूलाम चार्ज है तो कहाँ लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग गया। और सपोज कीजिए यहाँ पे कोई और एक चार्ज होता, ये हमने क्या किया, Q4 ले लिया, इसके कारण, यानी कि इसके कारण दिया किससे जा सकता है, सब के सब को दिया जा सकता है, कूलाम्स लॉ से दिया जा सकता है, और बाद में इन सबको क्या किया जा सकता है, वेक्टोरियली ऐड किया जा सकता है, कोई दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे अब देखिए, इस पे अगर आपको 1 कूलाम चार्ज पे Q1 के कारण फोर्स बताना है, तो जो हमारे पास F1 दिया जाएगा, F1 वो कैसे दिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे मैं Q1 कर दूंगा और साथ में जो दूसरा चार्ज है 1 कूलाम है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये आपको पता है, इधर ही डायरेक्शन, ये इधर की डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं F2 की बात करूं, अगर कुछ नाम दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं तो इसलिए इसके क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड को लिख ले रहे हैं ताकि आपको कोई हैरानी ना हो। डायरेक्शन आप सभी को पता है कि किस डायरेक्शन में होने वाला, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ रिपेल करेगा। F2 अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q2 अपॉन इंटू 1 कूलम अपॉन r²। F3 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q3 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया, r²। या 4 का अगर आप निकालने जाएंगे तो 1/4πε0 Q4 इंटू 1 कूलम अपॉन r²। इन सबको किससे दे दिया हमने, ऐसे जितने भी चार्जेज होंगे। अब हमने केवल आपको 2 चार्जेस के लिए सिखाया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं हमारे पास क्या हो, हमेशा 2 ही चार्ज हैं, 2 से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तो भी तो हमको नेट फोर्स उस पर निकालना है। अब इस पे हमको नेट फोर्स चाहिए, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इन सभी को जो एफ नेट होने वाला है हमारा, जो एफ नेट होने वाला है, ये इन सभी को क्या करिए, ऐड करिए। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे बेटा। हमने क्या किया, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी कि वेक्टोरियली ऐड करने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप ट्राइंगल लॉ से जाएं, अगर ज्योमेट्रिकल जाएं, या तो आपके पास एक क्या है, ट्राइंगल रूल है वेक्टोरियली ऐड करने के लिए, या आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है। अगर इन दोनों को भी मैं ध्यान से देख लूं, ट्राइंगल रूल क्या है, मान लो आपके पास एक वेक्टर इस तरीके से A है, दूसरा वेक्टर कोई भी जो है, कोई मान लीजिए इस तरीके से दूसरा वेक्टर है, ये A वेक्टर हो गया, ये आपका B वेक्टर हो गया, दोनों का डायरेक्शन है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मिला दीजिए तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, R रिजल्टेंट जो हमारे पास आ गया। वहीं पैरेललोग्राम क्या है कि 2 अगर वेक्टर हैं तो उनको क्या करिए, टेल टू टेल ज्वाइन करिए। मान लीजिए यही वेक्टर थे हमारे पास, ये हमने क्या ले लिया, A वेक्टर ले लिया, और दूसरा आप क्या करिए, ये देखिए ये B वेक्टर को ज्वाइन करिए, क्या करिए, टेल टू टेल ज्वाइन करिए। ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, और इसको क्या करिए, जो इनके बीच एक डायगोनल खींचूंगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बीच में अगर जो आप पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचेंगे, वो क्या करेगा, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को देगा A + B। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जो हमारे पास वेक्टर को ऐड करने के लॉ हैं वो हम क्या कर सकते हैं, 2 को ऐड कर सकते हैं एक साथ। इन 2 को निकालेंगे ऐड करके, फिर क्या करेंगे, तीसरे के साथ ऐड करेंगे, और तीसरे के साथ ऐड करने के बाद चौथे के साथ ऐड करेंगे। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड है। आइए देखते हैं इसको। अब इनको ऐड करते हैं वेक्टोरियली। इसी को बेसिकली क्या बोला गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला गया, कि क्या करते हैं, कोई भी 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं करता है। पहले इसको मैं ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ, फिर मैथमेटिकली मैं क्या करूंगा, इसको डेराइव कर दूंगा। सीधे सीधे फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। यहाँ पे क्या था, हमारा 1 कूलम चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो है Q1 चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, ये शायद Q2 था मेरा, चलो Q2 कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, Q3 था। ये हमारे पास जो वेक्टर था ये Q1 था, और ये हमारे पास लास्ट में क्या था, Q4 था। ठीक है, इसके कारण ध्यान से देखिएगा, इसके कारण जो इस पे फोर्स लगने वाला है 1 कूलम पे, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लग गया। इसके कारण जो लगने वाला है वो भी क्या लगने वाला है, बाहर की तरफ लगने वाला है। तो इसमें हम इजीली क्या लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। ये डॉट 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 हमने कर दिया, और यहाँ से हमने क्या मिला दिया इनको। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका रिजल्टेंट आया ये इसके डायगोनल के अलोंग आएगा। ये अगर मैं इस वेक्टर को क्या बोल दूं, F1 वेक्टर बोल दूं, और इस वेक्टर को मैं
इस वाले के कारण, सॉरी Q1 के कारण ये था, इसको मैंने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया, क्योंकि ये दूसरे वेक्टर दूसरे चार्ज के कारण लग रहा था, इसको हमने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। अब दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालना होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा F नेट आएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, वेक्टोरियली पैरेललोग्राम लॉ से सिंपली ऐड कर सकते हैं, F1 प्लस F2। यहां से बता सकते हैं। अब अगर तीसरे चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स है बेटा F3, अब देखिए ये हमारे पास F नेट आ ही गया, अगर ये तीसरा चार्ज भी क्या होगा, ये डायगोनल के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो आपका F3 बनने वाला है वो इसी के अलोंग बनने वाला है। जो F नेट आया था, दोनों का रिजल्टेंट आया था, ये F3 आया था, दोनों को रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही क्या करेगा, तीसरा फोर्स लगेगा इस चार्ज पे। तो सिंपली अगर यहाँ पे F डैश नेट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो F नेट आपका पहले आया था, F नेट प्लस F3 को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, इन दोनों को जैसे ऐड कर दिया तो ये क्या मिल, डायरेक्ट डायरेक्शन में है तो इनको ऐड कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास फोर्थ चार्ज है, ये मैंने क्या किया, अगेन क्या किया, ये देखिए ड्रा कर दिया, इसके कारण जो लग रहा होगा F4 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से अगेन देखिए, आपको यहीं से आपको ध्यान से देखना है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका तोड़ भी देंगे, बहुत अच्छा वाला तोड़ देंगे कि बार बार आपको ज्योमेट्रिकल मेथड पे नहीं आना पड़ेगा। वो तोड़ कौन सा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग कौन सा करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे इसको। अगर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट मेथड भी पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमने क्लास 11th में कंपोनेंट मेथड पढ़ा था ऐड करने के लिए, वो बेस्ट मेथड होगा यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे तो जो है आप पैरेललोग्राम बनाते बनाते दिन बीत जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से भी देखिए आप क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, पैरेललोग्राम। अब इसका जैसे ही आप डायगोनल खेलेंगे, ये देखिए, ये अब आपका फाइनल F नेट आ गया। F डबल डैश नेट अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू आया था F नेट क्या, मैं डायरेक्ट इसको F डैश नेट वाले को ऐड कर ले रहा हूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा F4। ये फाइनल आपका जो नेट फोर्स इस चार्ज पे लगेगा फाइनली, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये जो अभी नया पैरेललोग्राम बना है, इसके डायगोनल के डायरेक्शन में लगेगा। ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। आइए अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डेवलप करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एक बार आप लोग ये जैसे आप देख रहे हैं ना कि डायरेक्ट मैंने क्या किया, चार चार्जेस ले लिए, इतने अच्छे और बैलेंस तरीके से ये चार्जेस मिलते नहीं है नेचर में कि आप आराम से पैरेललोग्राम लॉ लगा सकें। ढूंढना पड़ेगा आपको। बनाइए एक बार, बैठिए और वीडियो को पॉज करके बनाइए, 2-4 चार्ज और लेके निकालिए F नेट, देखिए। लेकिन कई बार बहुत सटीक काम करता है ये। अभी जैसे अगर हाँ टाइम मिला तो 1-2 न्यूमेरिकल करवाएंगे, बहुत सटीक काम करता है। आपको कंपोनेंट करने जाएंगे, बल्कि कंपोनेंट में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मामला। जब अभी इसके बेस्ड मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप देखिएगा कि ज्योमेट्रिकल मेथड बहुत ज़बरदस्त काम करता है, कंपोनेंट मेथड वहाँ उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करिए, रख ही देते हैं हम लोग। अभी नॉर्मली जो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है मैंने क्या किया था, 1 कूलाम चार्ज लिया हुआ था, लेकिन 1 कूलाम चार्ज की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक सिंपल सा, क्योंकि 1 कूलाम कोई जरूरी तो नहीं, मैंने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 कूलाम ले लिया था। कोई जरूरी थोड़ी ना हमारे पास 1 कूलाम चार्ज ही हमेशा हो। अगर हम लोग देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं हमारे पास 1 कूलाम चार्ज क्या हो, हमेशा हो। तो सिंपली जो F नेट था हमारा, F नेट जो था वो था इन सभी का वेक्टोरियली आप ऐड कर दें सभी को, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट मैं कह दे रहा हूँ, जितने भी चार्जेज हों उसको मैंने क्या बोल दिया, Fn बोल दिया। और सिंपली मैं इसको Q कुछ भी चार्ज मान ले रहा हूँ, सपोज करो मैं Q चार्ज मान ले रहा हूँ, एक चार्ज मान ले रहा हूँ Q। तो यहाँ पे जब वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q अपॉन क्या हो गया R² प्लस 1/4πε0 Q2
क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट जितना भी चाहें आप उतना रख सकते हैं। तो आपने क्या हो गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू, यहाँ पे Qn अपॉन Q इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा क्या है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। जो चार्जेज हैं वो क्या है फैले हुए हैं। चार्जेज जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा वहाँ है, चौथा वहाँ है। तो इसके एडिशन के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, इस टर्म का देखा भी होगा। इस टर्म को बोलते हैं समेशन। ये समेशन का सिंबल है जो कि डिस्क्रीट चार्जेज या डिस्क्रीट मासेस के लिए हमने क्या किया था, इसका यूज किया था, 11th में भी यूज किया है। और यहीं पे अगर यही कोई कंटिन्यूअस सिस्टम हमारे पास होता तो उसको हम लोग ऐड करने के जो तरीका होता है हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं। कंटिन्यूअस सिस्टम में वही क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसको ऐड करने के लिए। फॉर इंस्टेंस जब हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्क्रीट चार्ज ले रहे हैं, अगर एक लाइन चार्ज ले लेंगे, लाइन चार्ज का मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है उस पर चार्जेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे जो लाइन चार्ज लेंगे, क्योंकि यहाँ चार्जेस कंटिन्यूअस होंगी पूरे के पूरे कॉपर वायर पे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे। बट यहाँ पे इसको सिंपली हम किससे भी लिख सकते हैं, समेशन से भी लिख सकते हैं। समेशन का सिंबल हमने लगा दिया। समेशन के साथ में देखिए ये सभी में तो क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में क्या चलता जा रहा है, कांस्टेंट चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। साथ में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्यू भी क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, यानी कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, हम बाहर ले सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया। अब आप कहेंगे सर आर स्क्वायर के क्यों नहीं बाहर लिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज था फाइनली, मान लेते हैं यहाँ पे इस बार हमने लिया ये Q2 चार्ज था। अब Q2 चार्ज था, इसको मैं सिंपली जो है क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ R2 मैं बोल दूं, इसको मैं बोल दूं जो Q3 के कारण था, इसको मैंने क्या बोल दिया R3 बोल दिया पोजीशन वेक्टर इसका। जो Q1 के कारण था इसको मैंने क्या बोल दिया, Q1 के कारण जो था हमने उसको R1 बोल दिया। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो है ये R सभी के लिए सेम हो, R तो वेरी कर सकता है ना, किसी चार्ज की पोजीशन को आप फिक्स थोड़ी ना कर देंगे। किसी भी सिस्टम में आप Q2 कहीं हो सकता है, R2 डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, R3 कुछ भी हो सकता है, R1 कुछ भी हो सकता है, R4 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमको लिखना चाहिए था, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहिए था इसको। जैसे अगर यहाँ पे सिंपली सा इसको क्या लिखते, अगर इसको Q0 बोलें, R2 इसको क्या लिख सकते थे, 0 लिख सकते थे, R3 0 लिख सकते थे, R3 0 लिख दें, R1 0 लिख दें, R4 0 लिख दें। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आपको बताया क्या लिख सकते हैं, R1 0 लिख सकते हैं, इसको R2 0 लिख सकते हैं, इसको R3 0 लिख सकते हैं, इसको R2N 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसमें बैरी क्या हो रहा है, जो बैरी हो रहा है चार्ज हो रहा है, तो इसको क्या कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, QI लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, जो कि I कहाँ से बैरी हो रहा है बेटा, I जो है वो बैरी हो रहा है 1 वैल्यू ले रहा है। I कौन सी वैल्यू ले रहा है, 1 वैल्यू ले रहा है, डिवाइडेड बाई R। ध्यान से देखिए I0 में लिख सकता हूँ, I0 को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। और I कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 से n तक। अब ध्यान से देखिए जो Fnet आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। जब इस पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये सीधे सीधे क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे उसके कारण जो लग रहा होगा उसको ऐड कर देंगे, दूसरे चार्ज के कारण जो लग रहा है डायरेक्ट ऐड करेंगे, उनकी वैल्यू को क्या करेंगे हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको देखेंगे। तो अब अगेन से देखिए, जैसे मैं क्या करूंगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे I की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट ही। जैसे यहाँ पे अगर मैंने Q0 ले लिया था तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, Q0 भी लिख सकता हूँ, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
अब जैसे यहाँ पे 1 पे रखेंगे तो कौन सा टर्म मिल जाएगा आपको, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा i इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे r2 0 हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा टर्म मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, फोर्सेज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जैसे फोर्सेज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा सो दैट आपको ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है ये इजीली आपको समझ में आ जाए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाएंगे इस तरीके से। तब तक के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन निकाल के बताइए। सारी चीजें तो यही रहने वाली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सारी चीजें तो क्या रहने वाली हैं, यही रहने वाली हैं। बस उसमें क्या होने वाला है, ये दूसरा चार्ज नहीं आने वाला है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, Fe डिवाइडेड बाई द Q नॉट, यानी कि ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एक चार्ज गायब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल सिंगल चार्ज आने वाला है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और उसको डिराइव करिए, डेरिवेशन करिए उसका, और देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहाँ तक। मीनवाइल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। बाय द टाइम जब हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट 1 by 1 आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या किया, 4 चार्जेस ले लिए, एक स्क्वायर शेप पे लिया, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर पे जो है सारे चार्जेस हमने लगा रखे हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने क्या लगा रखा है, 2 माइक्रोकूलम लगा रखा है वर्टिसीज पे स्क्वायर के। यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, -5 माइक्रोकूलम लगा रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर का ए वर्टेक्स हो गया, स्क्वायर का बी वर्टेक्स हो गया, ये यहाँ पे आ गया आप स्क्वायर का क्या हो गया, सी वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे आपने क्या रखा है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या किया, 5 माइक्रोकूलम का क्या रखा है, चार्ज रखा है, आपने क्या किया, ये मिला दिया, ठीक है। अब इसने पूछा कि जो आपके पास ये स्क्वायर है इसकी लेंथ जो है, उसने सपोज किया 10 सेंटीमीटर दे दिया, और उसने बोला कि ये जो सेंटर है इसका, इस पे जरा हमको नेट फोर्स बताइए। ये जो स्क्वायर का सेंटर है, सेंटर को मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूँ, जरा इस पे आप बताइए। अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चाहे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ आप डायरेक्ट लगा भी दीजिए। आप देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जनरली देखिए 2 माइक्रोकूलम है, सिंपल सा 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई चार्ज लाके हमने क्या किया, 1 कूलम का चार्ज लाके यहाँ पे हमने रख दिया, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या रखा है, 1 कूलम का चार्ज रखा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। जो एफ ए, इसको मैं एफ ए बोल दे रहा हूं, ठीक है। टू माइक्रोकूलम के कारण इस पे लग रहा है तो इसको हमने क्या बोल दिया, एफ सी बोल दिया, ये हो गया। ये हमने क्या बोल दिया, ये डी हो गया था, एफ डी बोल दिया, और ये इसको हमने क्या बोल दिया, एफ बी बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये चूंकि ये 2 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, जो इस पे फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में वो क्या होने वाला है, सेम मैग्नीट्यूड का होने वाला है जो इसके कारण इस डायरेक्शन में लगने वाला है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने की आपको जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर आप एफ नेट चाहते हैं निकालना तो क्या हो जाएगा, सिंपली इस पे 4 फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, एफ ए प्लस एफ बी एफ सी प्लस एफ डी, ये 4 फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें, अगर डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडरेशन में ले लेंगे, तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सॉल्व करें तो आपका आंसर 0 आएगा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, जो एफ ए है वो किसके बराबर है, एफ ए जो है वो बराबर है एफ सी के, लेकिन कैसे है, माइनस में, अपोजिटली बराबर है, ठीक है। और आपने यहाँ देखेंगे एफ सी जो बराबर है, सॉरी एफ बी जो बराबर है वो किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, क्योंकि
इसके द्वारा भी जो 5 माइक्रोकूलम है, सॉरी यहाँ -5 माइक्रोकूलम है, इसके द्वारा जो इधर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, और इसके द्वारा जो इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये बराबर होगा, ये यहाँ पे क्या लगेगा, लेकिन अपोजिट है। अब इन दोनों को उठा के वैल्यू रख दीजिए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए न्यूमेरिकल में इसको लगाना बहुत आसान है। सिंपली आपने क्या किया, डायरेक्शन को कंसिडरेशन में लेके देख लिया, अब आपने देख लिया कि वो बैलेंस है, तो वो ऑलरेडी वैसे एफ नेट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ऐसे ही मैं आपको एक ट्राइंगल्स के लिए देता हूँ, आप तब तक उसको सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा उसका आंसर क्या आया। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके वर्टिसीज, तीनों वर्टिसीज पे ए बी और सी पे, यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू चार्ज को रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज को रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज को रखा, और इसके सेंट्रॉइड पे भी हमने क्या किया, क्यू चार्ज रखा। अब जरा बताइए इस पे जो चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, इसके इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होने वाला है, इसको आप लोग सोच के बताइएगा। ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री है, 0 ही आएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप सिंपल सा एक बॉडी को ले लीजिए, 3 डायरेक्शन में खींचिए और किस एंगल पे, 120 120 120 पे कट करिए, इसको जो है खींचिएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बैलेंस स्टेट ही आने वाला है, तो इसका भी क्या है, और मैग्नीट्यूड सेम है। कहीं भी आप चार्जेस को देख लीजिए, सभी का क्या मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 0 ही आना है। बट इसको एक बार आप लोग क्या करिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के जरूर चेक करिए। अब हमारा रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये उतना ही बिल्कुल आसान है जितना ही फोर्सेस के लिए था, बस उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। इसमें भी कुछ खास हमको नहीं करना है, सेम डेरिवेशन निकालना है। सपोज कीजिए किसी पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, लेकिन हमारे पास इस बार क्या है, एक चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव केवल नहीं है। पॉजिटिव होता तो हम लोग क्या बताते थे, रेडियली आउटवर्ड बताते थे, नेगेटिव क्या बताते थे, रेडियली इनवर्ड बताते थे। अगेन सारी ज्योमेट्री वही लेंगे हम। यहाँ पे हमने क्या किया, Q2 को ले लिया और ये लाइन ज्वाइनिंग को हमने मिला दिया। इस पे जो हमने Q0 चार्ज लिया था, Q0 को Q0 ही रहने दिया, तो इसको क्या लिख दिया, R20 लिख दिया, इसके पोजीशन को जो है R20 लिख दिया। ऐसे हमने क्या किया, एक तीसरा चार्ज लेके आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेज हैं, Q3 लेके आएंगे, इसको हमने क्या लिख लिया, R30 लिख लिया, ये डायरेक्शन हो गया। अगला हमारे पास क्या आ गया, एक और चार्ज आ गया, Q1 हमने ले लिया यहाँ पे, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर हो गई R10 हो गई। लास्ट में हमने क्या किया, एक और 4 चार्ज लेके आए, 4 चार्ज लेके आए, इसको Q4 बोल दिया, और यहाँ पे हमने R40 इसकी पोजीशन वेक्टर को हमने बोल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका क्या है, क्योंकि फोर्स से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव करते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो फॉलो ही करेगा। अगेन इसमें क्या होगा कि किसी भी दो चार्जेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, तीसरे चार्ज का प्रेजेंस जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तीसरे चार्ज का प्रेजेंस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमारे स्टेटमेंट है। अब देखिए Q2 के कारण, अगर हमारे पास ये Q0 चार्ज है, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इसको मैंने बोल दिया E2। पिछली बार हमने क्या बोला था, ये क्या हो गया, E2 हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। Q1 के कारण देख लें हमारे किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में हमारा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इन दोनों के बीच में चूंकि दो वेक्टर हैं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से। देखिए ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ई नेट आ गया, जो कि क्या होगा, E1 प्लस E2 के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, तीसरे चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। तीसरे, अब तक इन दो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तीसरे के कारण इफेक्ट नहीं हो रहा था, तभी तो आप इजीली ऐड कर पाए। अगर ये इंटरफेयर कर रहा होता तो आप ऐड ना कर पाते, तो आपको उसको भी इन्वॉल्वमेंट में आपको लेना पड़ता।
इसका सरल मेथड हमने अभी, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड मैंने बता ही दिया, ज्योमेट्रिकल मेथड से एक दो न्यूमेरिकल भी करा दिए, कितना आसान हो जाता है। लेकिन अभी जब इसका कंपोनेंट मेथड मैं बताऊंगा, वो पूरे के पूरे सिलेबस में कंपोनेंट मेथड से ही हम लोग ऐड करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड का बीच बीच में हम लोग यूज कर लेते हैं, तो कंपोनेंट मेथड भी मैं इसका सिखाऊंगा आप लोगों को। तो तीसरा चार्ज आया वो तो किसी डायरेक्शन में हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया जो इन दोनों के डायरेक्शन थे। तो जो अभी ई डैश नेट हमारा आया, ई डैश नेट जो आया, वो सिंपली क्या करें, ई नेट को E3 के साथ ऐड कर दें, क्योंकि जो है इनके डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। क्यों, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो इस डायरेक्शन में बनने वाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में क्या करिए, पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ करिए, और इसके बीच में ये रिजल्टेंट जो हमारा आया ये क्या देगा, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ई डबल डैश नेट बोल दे रहा हूँ, और ये किसके बराबर होगा, ई नेट जो डैश के साथ में लिखा गया था उसका प्लस क्या करिए, E4 को आप ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिकली जब एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हम लोग देखने जाएंगे, यहाँ से आप देखिए सीधे सीधे क्यू नॉट चार्ज पे आप क्या बता सकते हैं कि जो अभी अभी डायगोनल मिला है आपको, ये तीसरे पैरेललोग्राम का उसी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही होने वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिक डायरेक्शन होने वाली, ये हमने पढ़ भी लिया था। अब जरा मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। ई नेट जो है वो रहता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 हमने क्या कर दिया, प्लस En कर दिया। अब यहाँ पे जरा फटाफट वैल्यू रखिए, E1 की रखेंगे तो सिंपल सा क्या आएगा, सीधे सीधे हम लोग E का फॉर्मूला जानते हैं किसी चार्ज के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज के कारण Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर, वही E2 के कारण क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर। कैसे हुआ ये, ऐसे हम सभी के लिए क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सिखाया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, जो यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज होता है Q होता है, जब इसके फील्ड में किसी चार्ज Q0 को हम लेके आते थे तो इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो कैसे देते थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, केवल सोर्स चार्ज हमारे पास आता था, इसलिए मैंने इस चार्ज को कंसिडरेशन में नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही ऐसे किया गया है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज, ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इस चार्ज को हम क्या करते थे, लेके आते थे, इसी चार्ज को हमको रिमूव करना था। तो ये देखो, ये चार्ज जिसके कारण जैसे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखेंगे कूलम्ब फोर्स से, तो वो क्यू क्यू कट जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के हमने क्या किया, दोनों की वैल्यूज को रख दिया। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें n तक जाना है कि कितने भी हों, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर। अब अगेन मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, ऐसे इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो एलिगेंट दिखना चाहिए। तो एलिगेंट दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जब समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, अभी अभी हमने सिखाया था, यहाँ हमने समेशन ले लिया, लेकिन इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई, जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, समेशन से बाहर ले लिख लेंगे, क्योंकि वो वेरी तो कर नहीं रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या किया, समेशन से बाहर ले लिया। अब आई कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको लिख सकते हैं QI, और आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, QI1 से ये जा रहा है n तक जा रहा है। यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, RI0 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया E नेट। ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्शन के लिए तो आपको ज्योमेट्री की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जब भी आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा ज्योमेट्री की हेल्प ले लीजिए। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देखिए इसको समझाता हूँ, वही वाला एग्जांपल जो पिछला वाला हमने लिया था, वही एग्जांपल लेके हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। वो पहले मैंने फोर्स के लिए समझाया था, वही मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
अगर कोई कहे कि हमको इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करना है, जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करना हो तो आप क्या करेंगे बेटा, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होंगे, एक डायरेक्शन में हूं और इक्वी डिस्टेंट हूं, इस तरीके की लाइन, वो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए और इन द सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये आपको सिंपली कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये तो मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। कई बार क्या बोलते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करिए। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के कारण हमेशा बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ केवल एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, किसी भी पॉजिटिव रॉड के कारण, जो कोई ऐसा रॉड जो क्या किया गया, पॉजिटिवली चार्ज किया गया, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इनके क्या है, डिस्टेंस के हैं सेम, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई इसके द्वारा। बस फटाफट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अभी हमने लिया था, एक स्क्वायर लिया हुआ था, स्क्वायर में मैंने इसके वर्टिसेस पे चार्जेज रखे हुए थे, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे फिर अगेन 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे अगेन 5 माइक्रोकूलम मैंने रखा हुआ था नेगेटिव में। यहाँ इसके सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है, ये होने वाली है। इसको सपोज कर लेते हैं, अगर ये पॉइंट्स E, A, B, C, D, इसको मैंने क्या कह दिया, EA कह दिया, डायगोनल के ही अलोंग होंगे ये, कि डायगोनल के अलोंग ही इन्होंने पूछा है, ये पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसके कारण क्या बोलते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड EC के कारण जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, B के कारण जो EB हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ED जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगेन देखिए, जैसे ही आप E नेट निकालेंगे, E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, इसको सिंपली हम लोग डायरेक्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, E1 EA प्लस EB प्लस EC प्लस क्या हो गया, ED हो गया, ठीक है। अब EA जो है -EC के बराबर है और EB जो है वो -ED के बराबर है। तो जैसे रखेंगे आप, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E नेट की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी, E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको वैसे भी देख सकते थे, पिछली बार हमने क्या बोला था, इस केस के लिए हमारे पास F नेट क्या आया था, 0 आया था। F नेट अगर 0 आया था तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, Q इंटू E होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी चार्ज लाया गया हो, जब F ही 0 हो गया तो Q इंटू E इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू क्या होना था, 0 तो होना ही था ये, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करिए, ट्रायंगल के लिए सोचिए, जो अभी मैंने ट्रायंगल बनाया था, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया था एक चार्ज Q रखा था, यहाँ पे भी क्या रखा था, Q रखा था, यहाँ पे भी Q रखा था, यहाँ पे भी क्या रखा था, यहाँ पे भी सेंट्रॉइड पे भी Q चार्ज रखा था। अब जरा इसके लिए क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रखने का, इनके कारण क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये 120 देखिए क्या 0 आएगा, 0 तो आना ही चाहिए। तो आज की क्लास में जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा क्लास में। जो हमने इसके पहले कूलम्ब्स लॉ चार्जेस के लिए पढ़ा था, केवल कितने चार्जेस के लिए पढ़ा था हमने, केवल 2 चार्जेस के लिए पढ़ा था। आज हमने मल्टीपल चार्जेस के लिए उसी को पढ़ा, और मल्टीपल चार्जेस के लिए यानी कि क्या हो गया, उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व किया था। वैसे ही आज इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया था, पहले हमने देखा था सिंगल चार्ज के कारण देखा था, उसको हमने क्या किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व कर लिया।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उस पे कैसे काम करता है, और इन पे हमने दो दो न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। दो न्यूमेरिकल्स देखिए कि किस तरीके से हम लोग इजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन पे, अगर सिंपल वो कोई सिमेट्री फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी चार्ज के चारों ओर किसी चार्ज का इफेक्ट दिखाता है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला था, वो जो है उसकी हमने क्या की थी, ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली थी, पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, प्लस उसकी जो तीनों प्रॉपर्टी, तीन चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, उनको भी हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, मैं आपको इसका कंपोनेंट मेथड सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपके पास 5 से 6 चार्जेज अगर लगातार आ जाएं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। हम लोग कंपोनेंट मेथड से इसको क्या करेंगे, इजी वे में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।